कानून व्यवस्था को लेकर बंगाल में सियासी संग्राम चरम पर है। सीएम ममता बनर्जी ने विधानसभा का स्पेशल सत्र बुलाया है। स्पेशल सत्र में रेप और गैंगरेप के दोषियों को 10 दिन के अंदर फांसी देने के लिए विधेयक पेश करने की तैयारी है। दूसरी तरफ महिलाओं और बेटियों के साथ बढ़ते अत्याचार को लेकर बीजेपी नेता सड़कों पर हैं और ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। पिछले दिनों बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग उठी। राष्ट्रपति की चिट्ठी को लेकर सियासी संग्राम भी छिड़ा। पहले देखिए कानून व्यवस्था को लेकर बंगाल में छिड़े संग्राम से जुड़ी पूरी खबर। इससे ज्यादा शर्मनाक बयान एक मुख्यमंत्री को और नहीं हो सकता। एक मुख्यमंत्री जो अपना राज्य नहीं संभाल पा रही हैं। और देखिए, मैं कोई दोषारोपण नहीं करना चाहता। ये घटना इस तरीके की महिलाओं के साथ अगर किसी भी राज्य में होती है तो वो उतनी ही शर्मनाक है, उतनी ही चिंताजनक है। बेटियों के साथ रेप और छेड़खानी की घटनाओं को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार चौतरफा घिरी हुई है। कानून व्यवस्था को लेकर राज्य में संग्राम छिड़ा हुआ है। एक तरफ ममता बनर्जी सरकार रेप और गैंगरेप के दोषियों को जल्द सजा के लिए विधेयक लाने की तैयारी में है, तो दूसरी तरफ बीजेपी नेता लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। क्या इसके बाद भी ममता बनर्जी जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे? उल्टा ममता बनर्जी जिस प्रकार से धमकी दे रही है और कोलकाता की पुलिस जिस प्रकार से बर्ताव कर रही है, इससे साफ जाहिर है कि ममता बनर्जी न्याय नहीं, केवल और केवल बलात्कारी बचाओ के अभियान में लगी हुई है। आज ममता बनर्जी को इस्तीफा तो देना ही चाहिए। साथ ही इंडी गठबंधन के जो सारे नेता है, जो संविधान बचाने की बात या लड़की हूं लड़ सकती हूं कहते हैं, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, खड़गे जी, सोनिया जी, अखिलेश जी, ये लोग कब बोलेंगे? देखिए, प्रशासन पूरी तरीके से फेल्यूर हो चुकी है और यहाँ पे जो पुलिस व्यवस्था है, पूरी तरीके से टूट चुकी है और इसके लिए जिम्मेदार जो है वो ममता बनर्जी है। इसलिए ममता बनर्जी को कोई मोरल अधिकार नहीं है, नैतिक अधिकार नहीं है कि अपने पद पर बैठे रहे। वो अपना पद छोड़ के जाए, इससे ही बंगाल का मंगल है। पिछले हफ्ते रेप और गैंगरेप की बढ़ती घटनाओं को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बयान के बाद बंगाल में राष्ट्रपति शासन को लेकर सरगर्मी तेज हो गई थी। पश्चिम बंगाल के बीजेपी नेता राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर रहे हैं। पिछले हफ्ते बीजेपी नेताओं ने राज्यपाल आनंद बोस से मुलाकात की थी और बिगड़ती कानून व्यवस्था के मुद्दे पर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की थी। दूसरी तरफ राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने दिल्ली आकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। इसके बाद चर्चा तेज हो गई कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लग सकता है। বাংলায় যদি আগুন লাগান, আসামও থেমে থাকবে না, নর্থ ইস্টও থেমে থাকবে না, উত্তর প্রদেশও থেমে থাকবে না, বিহারও থেমে থাকবে না, ঝাড়খণ্ডও থেমে থাকবে না, উড়িষ্যাও থেমে থাকবে না, আর দিল্লিও থেমে থাকবে না। আপনার চেয়ারটা আমরা টলমল করে দেব। राष्ट्रपति शासन को लेकर चर्चाओं के बीच ममता बनर्जी के बयान के बाद राजनीति और ज्यादा तेज हो गई। बीजेपी के बंगाल बंद के दौरान हिंसा के बीच ममता बनर्जी ने बयान दिया कि अगर बंगाल जलेगा तो असम, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और दिल्ली भी जलेंगे। जिसके बाद बीजेपी और ज्यादा हमलावर हो गई। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर दी। अपने राज्य को आप संभालिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी। आपका राज्य अगर संभला रहेगा, बाकी राज्य अपने अपने राज्य को देखेंगे। पर इस तरीके से बयान देना कि मेरा राज्य जलेगा तो बाकी राज्य भी जलेंगे, बिहार भी जलेगा, देश भी जलेगा, ये कैसी सोच है? क्या एक मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हुए व्यक्ति को शोभा देता है कि वो हमारे देश के जलने की सोच रखें? बल्कि मैं तो आग्रह करूंगा केंद्र सरकार से कि वहां की वास्तु स्थिति का संज्ञान लेते हुए राज्य में राष्ट्रपति शासन, बंगाल राज्य में राष्ट्रपति शासन। ममता बनर्जी के बयान पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी उन्हें खरी खरी सुनाई।
लेकिन सवाल ये है कि राष्ट्रपति शासन को लेकर बीजेपी का स्टैंड क्या है। क्या कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए? पहले समझिए कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कब लगाया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 355 और अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 355 केंद्र सरकार को राज्यों को बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से बचाने की ताकत देता है। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो राज्य में संवैधानिक तंत्र के असफल या कमजोर पड़ने पर सारी शक्तियां अपने अधीन कर लें। अगर राज्य सरकार संविधान के हिसाब से काम नहीं करती तो राज्यपाल राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट भेज सकते हैं। राज्यपाल की सिफारिश को अगर कैबिनेट की सहमति मिल जाती है तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। यदि किसी राज्य में पार्टी या सरकार के पास स्पष्ट बहुमत नहीं होता तो भी राज्यपाल सदन को 6 महीने के लिए निलंबित रख सकते हैं। राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य के सारे मामले राष्ट्रपति के पास चले जाते हैं। राष्ट्रपति शासन लागू होने के 2 महीने के अंदर संसद के दोनों सदनों से इसकी मंजूरी लेना जरूरी होता है। राष्ट्रपति शासन 6 महीने से 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। अब सवाल ये है कि क्या कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाना ठीक है? बंगाल बीजेपी के नेता भले ही ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने ऐसा कोई संकेत नहीं दिया है। हम सबसे आप राय लीजिए, सबको इकट्ठा बैठाकर बात कीजिए, जिम्मेदार सत्ताधारी राजनीतिक दल की तरह पेश आइए। आप ये सिलेक्टिव आउटरीच करते हैं कि बंगाल में तो पूरी भाजपा सड़क पे होती है, फर्रुखाबाद में नहीं, जोधपुर में नहीं, सायन में नहीं, थाने में नहीं, कोल्हापुर में नहीं, रत्नागिरी में नहीं, पुणे में नहीं, क्यों? तो ये सवाल सबके जहन में है कि आप कर क्या रहे हैं। आप तो सत्ताधारी दल हैं, सत्तारूढ़ पार्टी हैं, आपकी जिम्मेदारी अलग है। कि ममता जी जो कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो बंद है, जो हमारे कार्यकर्ता आज लाठी डंडे सह रहे हैं, हिंसा सह रहे हैं, वो हिंसा के लिए है। बहुत साफ हम कहना चाहते हैं, ये तो वो सरकार है 2021 में जिसका आगाज ही हिंसा के साथ हुआ था और इसके लिए हाई कोर्ट से फटकार लगी थी। तो ममता जी, आपकी सरकार हिंसा से जिसकी शुरुआत हुई उसका सर्टिफिकेट कोर्ट से आपके पास है। बीजेपी सरकार हमेशा लोकतांत्रिक व्यवस्था की पक्षधर रही है। जरा आंकड़ों पर गौर करिए। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के 6 साल 80 दिनों के कार्यकाल में सिर्फ 4 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। मोदी सरकार के कार्यकाल में भी अब तक 10 बार आर्टिकल 356 का इस्तेमाल किया गया है। 2014 से लेकर अब तक अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। कांग्रेस भले ही मोदी सरकार को संविधान विरोधी बता रही है, लेकिन राष्ट्रपति शासन सबसे ज्यादा बार इंदिरा गांधी के कार्यकाल में ही लगा है। इंदिरा गांधी के 1966 से 1977 के कार्यकाल के बीच 36 बार और 1980 से 1984 के बीच 15 बार अलग अलग राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान भी 6 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। आपातकाल के बाद 24 मार्च 1977 को मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, जिसके बाद एक साथ 9 राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। जनता पार्टी के 3 साल के कार्यकाल में 16 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। अब इस खबर का दूसरा पहलू देखिए। अगर बंगाल में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर राष्ट्रपति शासन की मांग हो रही है, तो मणिपुर को लेकर बीजेपी का स्टैंड क्या है, जहां 1 साल से ज्यादा वक्त हो गया लेकिन हिंसा का दौर खत्म नहीं हो रहा। विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है और राज्य सरकार को बर्खास्त करने की मांग कर रहा है। 2 दिन पहले कुकी छात्र संगठन ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और राष्ट्रपति शासन की मांग दोहराई। सवाल ये है कि कानून व्यवस्था के मुद्दे पर राष्ट्रपति शासन के लिए कौन सा राज्य ज्यादा फिट है, बंगाल या फिर मणिपुर? दो तस्वीरें देखिए। एक तरफ बंगाल में कानून व्यवस्था और बेटियों के साथ बढ़ते अत्याचार को लेकर संग्राम छिड़ा है। बीजेपी नेता ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर मणिपुर की है, जहां हिंसा का दौर खत्म नहीं हो रहा।
रविवार को एक बार फिर कुकी उग्रवादियों ने एक गांव पर ड्रोन से बम बरसाए हैं। उग्रवादियों ने पहाड़ी की चोटी से निचले इलाके कोतरुक और कंडांग बांड घाटी को निशाना बनाया। हमले में 2 लोगों की जान चली गई जबकि 9 लोग घायल हो गए। मणिपुर और पश्चिम बंगाल दोनों ही राज्यों में कानून व्यवस्था को लेकर सियासत गर्म है। मणिपुर में बीजेपी की सरकार है और एन बीरेन सिंह मुख्यमंत्री हैं, जबकि पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार है और ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ममता सरकार पर हमलावर है और राष्ट्रपति शासन की मांग कर रही है। दूसरी तरफ मणिपुर में हिंसा को लेकर विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष पिछले 1 साल से मणिपुर सरकार को बर्खास्त करने की मांग कर रहा है। मणिपुर पर प्रधानमंत्री की खामोशी को लेकर भी विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। बीते 10 जुलाई को मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कहा था कि हालात सुधर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर राज्य में विकास का काम हो रहा है। दोनों पक्षों के बीच बातचीत का दौर भी जारी है। अरे कितना मिला हुआ है। अभी हम लोग का मणिपुर का तो बजट में नाम लेना वो पीटी मैटर है, वो तो ऑपोजिशन का पीटी पॉलिटिक्स है। मणिपुर को जस्ट ये हेल स्टॉर्म का फ्लड का हम लोग को नॉट लेस देन 250 करोड़ पहले से मिल चुका है और वी हैव ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पीपल्स। राहुल गांधी मणिपुर का दौरा कर चुके हैं। उन्होंने न्याय यात्रा की शुरुआत भी मणिपुर से ही की थी, जबकि प्रधानमंत्री अभी तक मणिपुर नहीं गए, लिहाजा सियासत चरम पर है। हर देश का जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति होता है उसके लिए यही बात लागू होती है, लेकिन हमारे यहाँ है कि देश देखिए समर्पण, चूंकि प्रधानमंत्री विदेश में है तो मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन समर्पण हमें कष्ट देता है जब प्रधानमंत्री जी मणिपुर नहीं जाते। ये कौन सा समर्पण है? प्रधानमंत्री जी मणिपुर पर पार्लियामेंट में जवाब दे रहे थे तो इन लोगों ने वॉकआउट किया था, और जब इस बार भी जब मणिपुर पर रेफरेंस दे रहे थे अपनी एड्रेस में, तो तब ये वहां पर हल्ला कर रहे थे। असल में क्या कि उनको राजनीति करनी, इसके अलावा कुछ नहीं। मणिपुर की स्थिति बहुत बेहतर है, जो आज से साल भर पहले थी उससे बहुत बेहतर है। आज वहां पे स्कूल, कॉलेज, सरकारी दफ्तर खोल रहे हैं, वहां पर मार्केट्स खोल रही हैं, चीजें बेहतर है और आने वाले कुछ दिनों में वहां पर चीजें नॉर्मलाइज होंगी। मणिपुर में हिंसा का दौर पिछले साल मई के महीने में शुरू हुआ था। 3 मई 2023 को पहली बार हिंसा हुई थी। यहाँ कुकी और मितई समुदाय के बीच आरक्षण को लेकर विवाद चल रहा है। जातीय हिंसा में अब तक 226 लोगों की मौत हो चुकी है और 1100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जबकि 65,000 से ज्यादा लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा है। मणिपुर में मैतई आबादी लगभग 53% है, जो मुख्य रूप से इम्फाल घाटी में रहती है, जबकि नागा और कुकी समेत आदिवासी समुदाय लगभग 40% है और मुख्य रूप से पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। हिंसा को लेकर मणिपुर सरकार चौतरफा घिरी हुई है, लेकिन मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने एक बार फिर इस्तीफे की संभावना को सिरे से खारिज कर दिया है। 2 दिन पहले उन्होंने कहा कि लोग राज्य की रक्षा करने के उनके प्रयासों का समर्थन करते हैं। मुझे इस्तीफा क्यों देना चाहिए? क्या मैंने कुछ चुराया है? क्या मेरे खिलाफ घोटाले का कोई आरोप है? क्या मैंने देश या राज्य के खिलाफ काम किया है? दूसरी तरफ कुकी छात्र संगठन ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हिंसा को पूर्व नियोजित और राज्य प्रयोजित बताया। उन्होंने राष्ट्रपति शासन की मांग से आगे बढ़ते हुए केंद्र सरकार से राज्य में अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग कर दी। कुकी छात्र संगठन ने कहा कि जातीय संघर्ष को समाप्त करने का यही एकमात्र समाधान है। ये न्याय और लोकतांत्रिक संस्थानों की अखंडता के हित में है। मणिपुर में एक बार फिर हिंसा और गोलीबारी की घटना से साफ है कि शांति बहाली का दावा गलत है। कुकी और मैतई समुदाय के बीच तनाव कम नहीं हुआ। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल है, जहां कोलकाता में आरजी कर मेडिकल कॉलेज में लेडी डॉक्टर के रेप के बाद हत्या की वारदात ने तूल पकड़ा और सियासी संग्राम छिड़ गया। बीजेपी का आरोप है कि राज्य की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। बंगाल में जगह जगह इस प्रकार घटना लगातार हो रही है। पिछले 13 साल में 48,000 घटना रेप और मर्डर का हुआ है, और कल हमारे वहाँ न्यू टाउन में एक मर्डर हुआ, एक व्यवसायी का, एक 7 साल की लड़की का फिर एक बार बलात्कार हुआ है, और यहाँ हावड़ा में भी वही घटना हुई है 13 साल की लड़की के साथ। ये लगातार
कानून व्यवस्था बिगड़ रही है बंगाल की, और लगातार महिलाओं को टारगेट बनाया जा रहा है। जहां महिला मुख्यमंत्री है, बड़े आवाज से बात करती है, दिल्ली को गाली देती है, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा नहीं दे सकती, ना उनको सम्मान करती है। उसके बाद उनके साथ उनका जब मेडिकल चेकअप के लिए लाया जाता है, टेस्ट के लिए, बदतमीजी होती है उसके साथ, और वो घटना आपके सामने वाला हॉस्पिटल में हुआ है। अरे यू आर नॉट डूइंग व्हाट सेंट्रल गवर्नमेंट इज आस्किंग यू टू डू। Entire India is following those Bharatiya Nyaya Sanhita. You are not doing that. There are 40,600 rape and POCSO cases pending till date. What are you doing? You are doing a padayatra and saying, I want justice. And you are, engaging 21 senior lawyers, including Kapil Sibal in Supreme Court, so that our Abhaya doesn't get justice. Your hypocrisy is out in the open now, Mamata Banerjee. You are finished. People of Bengal have arisen and they are on the road today. Bengal is burning. What are you talking? She said the other day, I will burn, Assam and Odisha if something happens to Bengal. दोनों राज्यों में कानून व्यवस्था का मुद्दा है, लेकिन प्रश्न ये है कि हालात कहाँ ज्यादा खराब हैं, मणिपुर में या पश्चिम बंगाल में, और राष्ट्रपति शासन कहाँ लगाया जाना चाहिए। हालांकि राष्ट्रपति शासन लगाने की राजनीतिक पार्टियों की मांग सियासी स्टंट ज्यादा नजर आती है। अब बात देश में बेटियों के साथ दरिंदगी को लेकर छिड़े सियासी संग्राम की। पश्चिम बंगाल से लेकर उत्तर प्रदेश और राजस्थान तक हर तरफ रेप और गैंगरेप की घटनाओं को लेकर बवाल मचा हुआ है। आज एक बार फिर हम आपको देश में रेप और गैंगरेप की घटनाओं का डेटा दिखाते हैं। इसके पीछे वजह है समाज की वो तस्वीर जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी और आपको समझ में आएगा कि देश में बेटियों से दरिंदगी क्यों नहीं रुक रही। आपको दिखाएंगे वो तस्वीरें, लेकिन पहले देश में रेप और गैंगरेप की घटनाओं का डेटा देख लीजिए। कोलकाता से लेकर दिल्ली तक बेटियों के साथ दरिंदगी के खिलाफ आक्रोश है। बंगाल में ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोल रखा है। कोलकाता में लेडी डॉक्टर से हैवानियत हुई तो उत्तर प्रदेश के उन्नाव में युवती के साथ हैवानियत हुई। एक खबर से नजर हटती नहीं कि उससे पहले ही बेटी के साथ ज्यादती की दूसरी खबर आ जाती है। देश का यह हाल तब है जब प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं। बेटियों और बहनों के लिए तमाम योजनाएं चलाई जाती हैं। संसद से लेकर हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जाती है। रेप और गैंगरेप के खिलाफ कड़ा कानून बनाया जाता है। इसके बाद भी हालात नहीं बदलते हैं। We want justice only. जो भी है गुनहगार उनको सजा मिलना चाहिए एंड एट द अर्लीस्ट, दैट्स इट। कब तक हम रुकते, कब तक हमें रुकना था और कितने डॉक्टरों को इस तरह से सहना था। इसके लिए हमने सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की डिमांड की है, जिसमें अभी तक सिर्फ वर्बल अश्योरेंस है, कुछ भी रिटर्न में होम मिनिस्ट्री या हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा नहीं मिला है। इसलिए हमने ये प्रोटेस्ट जारी रखा है और हमें न्याय की उम्मीद है, क्योंकि हमारे इस प्रोटेस्ट की वजह से, इस अहिंसक शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट की वजह से कहीं ना कहीं हमने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया। देश में महिलाओं के खिलाफ अपराध के आंकड़ों पर जरा नजर डालिए। देश में हर साल बेटियों और महिलाओं के खिलाफ अपराध के करीब 4 लाख मामले दर्ज होते हैं। 2022 में 4,45,256 मामले दर्ज किए गए, यानी हर घंटे महिला अपराध के 51 मामले दर्ज हुए। देश में 2017 से 2022 के बीच 5 साल में बलात्कार के 1.89 लाख मामले दर्ज किए गए। हैरानी की बात यह है कि 1.79 लाख मामलों में रेप करने वाला परिचित ही था। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक देश में हर घंटे 3 महिला या बेटी से रेप होता है, जबकि हर दिन 87 बेटियां या महिलाएं दरिंदगी का शिकार बनती है। साल 2023 में रेप के आंकड़ों पर जरा नजर डालिए।
पूरे देश में 31,516 मामले दर्ज किए गए। राजस्थान में सबसे ज्यादा 5,399 केस दर्ज हुए। यूपी में 3,690 केस दर्ज हुए। मध्य प्रदेश में आंकड़ा 3,029 का है। इससे पहले साल 2022 में देश में रेप और गैंगरेप के 31,516 मामले दर्ज किए गए, जबकि 2021 में ये आंकड़ा 31,677 रहा। यानी निर्भया कांड के बाद रेप और गैंगरेप के खिलाफ देश में आक्रोश भड़का तो देश में कड़ा कानून बना, साथ ही फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए, लेकिन हालात नहीं बदले। आज भी हर जगह बेटियों से ज्यादती हो रही है। स्कूल, कॉलेज, अस्पताल से लेकर अपने घर में भी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। ये अलग बात है कि बेटियों की सुरक्षा के मुद्दे पर राजनीति जमकर होती है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे शहर भी बेटियों के लिए सुरक्षित नहीं हैं। साल दर साल आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। साल 2023 में दिल्ली में हर दिन रेप की 3 वारदात सामने आई। सवाल ये है कि आखिर हालात क्यों नहीं बदल रहे? क्यों बेटियों को हर दिन दरिंदगी का शिकार होना पड़ रहा है? क्यों समाज की सोच नहीं बदल रही है? अब इस खबर का दूसरा पहलू देखिए। आज बेटियां स्पोर्ट्स से लेकर सेना तक हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही हैं। सेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन दिया गया है। संसद में महिला आरक्षण विधेयक पास हो चुका है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ समेत तमाम सरकारी योजनाएं बेटियों के लिए चल रही हैं। लेकिन बेटियों के साथ दरिंदगी नहीं रुक रही, क्योंकि हमारे समाज की सोच नहीं बदल रही। रेप और गैंगरेप के आरोपियों का फूल माला पहनाकर स्वागत किया जाता है। कोई महिला नेता अपनी पार्टी में कास्टिंग काउच का आरोप लगाती है तो उसे बर्खास्त कर दिया जाता है। रेप और गैंगरेप की घटनाओं को लेकर पूरा देश उबल रहा है। लेकिन जरा ये 2 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर गुजरात के गोधरा की है, जहां बिल्किस बानो गैंगरेप केस के दोषियों को 15 अगस्त 2022 को रिहा किया गया तो आरोपियों का उनके परिवार के लोगों ने फूल माला पहनाकर स्वागत किया था। उन्हें मिठाई खिलाई गई थी। अब दूसरी तस्वीर वाराणसी से सामने आई है, जहां BHU गैंगरेप के आरोपियों को जमानत मिली तो उनका भी स्वागत किया गया। सोचिए, जिस समाज में लोगों की सोच ऐसी हो, जहां रेप और गैंगरेप के दोषियों और आरोपियों का स्वागत किया जाए, वहां बेटियों के साथ दरिंदगी कैसे रुकेगी? ये हमारे समाज का दोहरा चरित्र है। एक तरफ हम बेटियों के साथ दरिंदगी पर घड़ियाली आंसू बहाते हैं और दूसरी तरफ आरोपियों का स्वागत करते हैं। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने BHU गैंगरेप के आरोपियों की जमानत और उनके स्वागत पर बीजेपी पर हमला बोला है और एक्स पर लिखा है कि ये देश की बेटियों का मनोबल गिराने वाली शर्मनाक बात है। न केवल बलात्कारी बाहर आ गए, बल्कि ऐसी भी खबरें हैं कि उनका फूल मालाओं से स्वागत भी हुआ है। उन्होंने सवाल किया कि क्या बीजेपी इस बारे में देश की बहन बेटियों से कुछ कहना चाहेगी। IIT BHU में इंजीनियरिंग छात्रा से गैंगरेप के मामले में आरोपियों को हाईकोर्ट से जमानत मिली है। 7 महीने बाद 3 आरोपियों में से 2 जेल से बाहर आए। आरोपी कुणाल पांडे और आनंद चौहान जेल से बाहर आ चुके हैं। तीनों आरोपी बीजेपी IT सेल से जुड़े थे। विपक्ष आरोपियों की जमानत पर बीजेपी पर हमलावर है। बिल्किस बानो केस के दोषियों को तो राज्य सरकार ने सजा में रियायत दी थी और उम्र कैद की सजा काट रहे दोषियों को रिहा किया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सजा में छूट रद्द कर दी थी, जिसके बाद दोषियों को दोबारा जेल जाना पड़ा था। लेकिन बलात्कारियों का स्वागत समाज की सोच दर्शाता है। जब तक समाज की ये सोच नहीं बदलेगी, तब तक बेटियां महफूज कैसे होंगी? केरल में कांग्रेस की नेता सिमी रोजबेल जॉन ने कास्टिंग काउच को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मीटू और कास्टिंग काउच सिर्फ फिल्मी दुनिया में नहीं है, कार्यक्षेत्र और राजनीति में भी है। उनकी पार्टी के नेता भी महिलाओं का शोषण करते हैं। सिमी रोजबेल के बयान के बाद केरल कांग्रेस में भूचाल आ गया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि सिमी के आरोपों की जांच की बजाय पार्टी ने उन्हें ही बाहर का रास्ता दिखा दिया। यानी जो नेता
और पार्टियां महिला सुरक्षा को लेकर बड़ी बड़ी बातें करती हैं, वो भी महिलाओं के मुद्दे पर दोहरा रवैया अपनाती हैं। अब आपको दिखाते हैं एक ऐसी खबर जो आपके चेहरे पर मुस्कान ला देगी। यामाहा कंपनी ने 100% हाइड्रोजन से चलने वाले इंजन को बनाने में कामयाबी हासिल की है। मतलब पानी से चलने वाली कार बहुत जल्द मार्केट में आ सकती है। इससे पहले दिग्गज कार निर्माता टोयोटा ने अपने हाइड्रोजन इंजन का अनावरण किया था, लेकिन ये पूरी तरह से हाइड्रोजन पर चलने वाला नहीं था। यामाहा मोटर कॉरपोरेशन हाइड्रोजन इंजन प्रौद्योगिकी में सबसे आगे साबित हुआ है। यामाहा ने हाइड्रोजन से चलने वाला एक वाहन पेश किया है। यह 100% हाइड्रोजन बर्निंग इंजन से सुसज्जित है, जिसमें कार्बन का उत्सर्जन ही नहीं होता, यानी इससे कोई प्रदूषण नहीं होगा। यामाहा का कहना है कि हम पानी आधारित प्रोटोटाइप के साथ उद्योग के डीकार्बनाइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं। ये कुछ ऐसा है जिसकी विशेषज्ञों ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। दूसरा पहलू में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे शाम 7 बजे कुछ और खबरों और उनके दूसरे पहलुओं के साथ। तब तक मुझे यानी राहुल महाजन को दीजिए इजाज़त, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि इंडिया डेली पर अभी बाकी हैं कई और खबरें।